चलिए आज मानव शरीर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि एक परफेक्टली इंटीग्रेटेड मशीन। एक ऐसी मशीन जो ऊर्जा, हवा और ट्रांसपोर्ट को लाइफ में बदल देती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने के लिए हम इसे 3 मेन सिस्टम्स या कह लीजिए कि 3 पिलर्स में तोड़कर देखेंगे। ये हैं पाचन, श्वसन और परिवहन। और यही तीनों मिलकर इस इनक्रेडिबल मशीनरी को चलाते हैं। अब देखिए, ये जो 3 स्तंभ का आइडिया है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। पहला है हमारा पाचन तंत्र, जो एनर्जी सोर्स है। दूसरा श्वसन तंत्र, जो ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए। और तीसरा परिवहन तंत्र, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों मिलकर ही जो हम खाते पीते हैं, जो हवा हम लेते हैं, उस इनपुट को लाइफ फोर्स में बदल देते हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन तीनों पिलर्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये अलग अलग कैसे काम करते हैं और फिर एक साथ मिलकर लाइफ को पॉसिबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, ऊर्जा और पाचन। आप इसे हमारे शरीर का एक फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट समझ सकते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहां ईंधन यानी खाना अंदर जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है ताकि उससे एनर्जी बनाई जा सके। देखिए, खाने का सफर हमारे मुंह से शुरू होता है, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ पेट, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक पहुंचता है। लेकिन इस सफर में ये अकेला नहीं होता। लिवर और पैनक्रियास जैसे ऑर्गन्स, जिन्हें हम सहायक ग्रंथियां कहते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, जरूरी डाइजेस्टिव जूसेस बनाकर, जो डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि एक केमिकल प्रोसेस भी है। और इस प्रोसेस के हीरो हैं एंजाइम्स। ये खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मुंह में ही टाइलिन नाम का एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर पेट में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और आखिर में छोटी आंत में लाइपेज और अमाइलेज जैसे एंजाइम्स फैट्स और स्टार्च को उनके सबसे सिंपल फॉर्म में, यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में बदल देते हैं। और यही वो फॉर्म है जिसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो डाइजेशन का जो फाइनल स्टेज है वो है एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। हमारी छोटी आंत, जो करीब 6 से 7 मीटर लंबी होती है, उसके अंदर ना उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी विली होती हैं। और ये कमाल की इंजीनियरिंग है। जरा सोचिए, ये विली न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद जो बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, जो मेन रूप से पानी को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पोषक तत्वों के रूप में पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, लेकिन ये एनर्जी एक तरह से ताले में बंद है और इसकी चाबी है ऑक्सीजन। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर यानी श्वसन तंत्र सीन में आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये चाबी कैसे काम करती है। हवा हमारी नाक से होते हुए गले, वॉइस बॉक्स और फिर विंड पाइप से गुजरकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। अच्छा, यहाँ 2 तरह के रेस्पिरेशन को समझना जरूरी है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज। और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेल्यूलर लेवल पर होता है, जहां ऑक्सीजन असल में इस्तेमाल होती है। हमारे फेफड़ों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो वाकई कमाल का है। दाहिना फेफड़ा 3 हिस्सों में और बायां फेफड़ा 2 हिस्सों में बटा होता है। लेकिन असली स्टार ऑफ द शो है ये कूपिकाएं या एल्वियोली। और इनकी संख्या जरा सोचिए, हमारे फेफड़ों में करीब 30 करोड़ एल्वियोली होती हैं। 30 करोड़! ये इतनी ज्यादा इसलिए है ताकि गैस एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल सके। असल में यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आती है। चलिए अब हमारे इस रेस्पिरेटरी इंजन के कुछ परफॉर्मेंस स्पेक्स पर नजर डालते हैं। एक अडल्ट आमतौर पर 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। हर नॉर्मल सांस में हम करीब 500 ml हवा अंदर लेते हैं। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और हमारे फेफड़ों की जो टोटल कैपेसिटी है वो करीब 5000 से 6000 ml तक होती है। तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी एफिशिएंट है। ऑलराइट, तो अब तक हमने खाने से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए और हवा से ऑक्सीजन भी ले ली। पर सवाल यह है कि ये दोनों चीजें शरीर के हर एक सेल तक पहुंचेंगी कैसे? इसके लिए हमें चाहिए एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क। और बस यही काम करता है हमारा तीसरा पिलर, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस डिलीवरी नेटवर्क की हाईवे या कह लीजिए कि मेन मीडियम है हमारा खून, यानी ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है।
इसका करीब 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो मोस्टली पानी ही है, और बाकी का 45% हिस्सा ब्लड सेल्स से बना होता है। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की तरह हैं। सबके अपने अपने काम हैं। रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, जब भी हमें चोट लगती है तो ये खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। पर हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। कार्ल लैंडस्टाइनर ने एबीओ सिस्टम की खोज की, जिसके हिसाब से ए, बी, एबी और ओ ये 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन असल में हमारे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर मौजूद खास प्रोटीन्स, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, पर डिपेंड करता है। इसी तरह RH फैक्टर भी एक और प्रोटीन है। अगर ये मौजूद है तो ब्लड पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेंट्रल पंप वो है हमारा दिल। ये हमारी मुट्ठी के साइज का एक ऑर्गन है, जिसका वजन करीब 300 ग्राम होता है। इसके 4 चेम्बर्स हैं। ऊपर के 2 चेम्बर्स को एट्रियम कहते हैं और नीचे के 2 को वेंट्रिकल। और यही वो नॉन स्टॉप पंप है जो पूरे शरीर में खून को सर्कुलेट करता रहता है। दिल की परफॉर्मेंस को भी कुछ की मैट्रिक से मापा जाता है, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg माना जाता है और नॉर्मल हार्ट रेट करीब 72 बीट्स पर मिनट होती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखा रही है कि हमारा शरीर डबल सर्कुलेशन यूज करता है। मतलब एक सर्किट खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और दूसरा सर्किट उस ऑक्सीजन रिच खून को बाकी पूरे शरीर में भेजता है। तो हमने तीनों पिलर्स को एक एक करके समझ लिया है, पाचन, श्वसन और परिवहन। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल मशीन एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पर कैसे काम करती है। तो आखिर में पिक्चर ये है, पाचन तंत्र से हमें मिला ग्लूकोज, श्वसन तंत्र से हमें मिली ऑक्सीजन। अब परिवहन तंत्र यानी हमारा खून इन दोनों को उठाता है और शरीर के हर एक सेल तक डिलीवर करता है। और फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को जलाकर एनर्जी पैदा करती है, और यही वो एनर्जी है जो लाइफ का आधार है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मानव शरीर सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं है। ये केमिस्ट्री, मैकेनिक्स और फिजिक्स का एक परफेक्ट बैलेंस है। 30 करोड़ एल्वियोली से लेकर 1 मिनट में 72 बार धड़कने वाले दिल तक हर एक हिस्सा एक ही मकसद से काम करता है, हमें जिंदा रखना। ये वाकई में एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन। क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मानव तंत्र का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर शरीर के फिल्टरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम शरीर के कमांड सेंटर यानी नर्वस सिस्टम को समझेंगे, और फिर केमिकल मैसेज भेजने वाले सिस्टम पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ मजेदार तथ्य, बीमारियों और खोजों को देखते हुए अपनी बात पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मानव तंत्र एक अवलोकन। इसमें हम शरीर के सभी जुड़े हुए नेटवर्क्स पर एक नजर डालेंगे। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, ये एक तरह से हमारे शरीर का मैप है। आज हम 3 मुख्य सिस्टम्स पर ध्यान देंगे। पहला, उत्सर्जन तंत्र जो शरीर की सफाई करता है, दूसरा तंत्रिका तंत्र जो कमांड भेजता है, और तीसरा अंतःस्रावी तंत्र जो हार्मोन्स बनाता है। देखिए, यहाँ ऊपर मस्तिष्क है, ये रीढ़ की हड्डी है, और ये रही किडनियां और दूसरी ग्रंथियां। ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, हम यही समझने वाले हैं। चलिए अब आते हैं शरीर की फिल्टरिंग प्रणाली पर। देखते हैं कि हमारा शरीर अपने अंदर की सफाई का काम कितनी खूबसूरती से करता है। तो ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र। इसके मुख्य हीरो हैं हमारी 2 किडनियां, ये नलियां जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं, और ये मूत्राशय। किडनियों के बारे में कुछ खास बातें भी लिखी हैं, जैसे कि ये दिखने में बिल्कुल राजमा जैसी होती हैं और हर एक का वजन करीब 150 ग्राम होता है। अच्छा, अब अगर हम किडनी के और अंदर झांकें तो हमें लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स मिलती हैं। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हमारी हर एक किडनी में ऐसी करीब 10 लाख यूनिट्स होती हैं। खून की असली सफाई का काम यही करती हैं। तो ये नेफ्रॉन काम कैसे करते हैं? ये 3 आसान स्टेप्स में काम करते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब खून से जरूरी और गैर जरूरी सब कुछ छन जाता है।
दूसरा स्टेप है पुनर्अवशोषण। इसमें शरीर काम की चीजों को जैसे ग्लूकोज वापस सोख लेता है। और तीसरा श्रवण, जहां बची हुई बेकार चीजों को मूत्र में डाल दिया जाता है। और ये पाई चार्ट देखिए, मूत्र में 95% तो सिर्फ पानी ही होता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर के कमांड और कंट्रोल सेंटर की। ये शरीर का सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो बिजली की रफ्तार से संदेश भेजता है। ये चार्ट देखिए, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत आसानी से समझाता है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम मेन ऑफिस कह सकते हैं। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मेन ऑफिस से निकलने वाले तारों का जाल है जो पूरे शरीर में फैला है। चलिए अब दिमाग के अंदर एक टूर करते हैं। इसके मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। सबसे आगे वाला अग्र मस्तिष्क, जो हमारे सोचने, समझने और याद रखने का काम करता है। बीच वाला हिस्सा मध्य मस्तिष्क, देखने और सुनने जैसे कामों में मदद करता है। और सबसे पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, शरीर का बैलेंस, सांस लेना और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है न्यूरॉन। यही सारे संदेश लेकर जाती है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो हम फौरन उसे पीछे खींच लेते हैं? इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये फ्लोचार्ट वही समझा रहा है। सिग्नल स्किन से सीधे रीढ़ की हड्डी तक जाता है और वहीं से हाथ हटाने का कमांड वापस आ जाता है। ये इतना तेज होता है कि दिमाग तक बात बाद में पहुंचती है। अब आते हैं हमारे अगले सिस्टम पर, रासायनिक संदेश प्रणाली। अगर नर्वस सिस्टम एक सुपर फास्ट ईमेल की तरह है, तो ये सिस्टम एक चिट्ठी की तरह है, जो थोड़ा धीरे लेकिन बहुत असरदार काम करता है। और ये काम होता है हार्मोन्स के जरिए। तो मिलिए मास्टर ग्लैंड से। ये है पीयूष ग्रंथि। दिमाग के ठीक नीचे एक मटर के दाने जितनी छोटी, पर इसके काम बहुत बड़े हैं। ये शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करती है और दूसरी ग्रंथियों को बताती है कि उन्हें कब और क्या करना है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना भी इसी का काम है। अब गर्दन में मौजूद इन ग्रंथियों को देखिए। ये जो तितली के आकार की है, ये थायराइड ग्रंथि है। ये कंट्रोल करती है कि हमारा शरीर एनर्जी का इस्तेमाल कितनी तेजी से करेगा। और इसके ठीक पीछे ये 4 छोटे छोटे दाने पैराथायरॉइड ग्रंथियां हैं। इनका काम है खून में कैल्शियम का लेवल सही बनाए रखना। इस स्लाइड पर है आग्नेयाशय और अधिवृक्क ग्रंथियां। आग्नेयाशय इंसुलिन बनाता है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और किडनी के ऊपर बैठी ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है। ये वही लड़ो या भागो वाला हार्मोन है जो हमें खतरे के समय एकदम अलर्ट कर देता है। और आखिर में बात करते हैं जनन ग्रंथियों की। पुरुषों में वृषण होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। इसी से पुरुषों वाले शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं। और महिलाओं में अंडाशय होते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। ये स्त्री लक्षणों और गर्भावस्था के लिए जरूरी होते हैं। चलिए अब एक क्विक राउंड खेलते हैं, तथ्य, रोग और खोजें। जो कुछ हमने सीखा है उसे कुछ और मजेदार जानकारी से जोड़ते हैं। चलिए कुछ मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं? और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हमारे दांतों का एनामल है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है हमारी त्वचा। और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेबल हमें दिखाती है कि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे अगर खाने में आयोडीन की कमी हो तो घेंघा रोग हो सकता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज। ये हमें सही खाने की अहमियत बताता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। 1628 में विलियम हार्वे ने बताया कि शरीर में खून कैसे घूमता है। 1796 में एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की और 1921 में इंसुलिन की खोज हुई। इन महान खोजों ने ही आज की मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, निष्कर्ष, एक जटिल मशीन। यहाँ हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो आज हमने जो भी सीखा उसका सार इस एक तस्वीर में है। ये दिखाती है कि दिमाग, किडनी और दिल कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। असल में हमारा शरीर एक बेहतरीन टीम की तरह है। कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सब मिलकर लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें।
तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब हम शरीर के इन अलग अलग सिस्टम्स को समझते हैं तो क्या इससे पूरे शरीर को एक एकीकृत रचना के रूप में देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? सोचिएगा जरूर।